ठंडी ठंडी हवाओं के चलते 5 यतीम बहनें ठंड में सड़क से चलती हुई जा रही थी। आपी, और कितना चलना पड़ेगा? मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ आपी, बहुत ठंड है। थोड़ी ही देर में हम पहुंचने वाले हैं अपने घर। मुझे तो बहुत जोरों से भूख भी लगी है। भूख तो हम सभी को लगी है। आखिर हमने 2 दिनों से कुछ खाया भी तो नहीं है। कुछ दूरी पर चलने के बाद एक दुकान के बाहर लोगों ने लकड़ियां जलाकर आग जला रखी होती है। बड़ी बहन देखो, वो किसी ने आग जला कर रखी है। थोड़ी ही देर में वहां पर अपने हाथ पांव गरम कर लेते हैं। आपी, वहां पर समोसे वाला है, गरम गरम समोसे बना रहा है। मुझे भी गरम समोसे खाने हैं आपी। मेरे पास तुम्हें समोसे खिलाने के पैसे नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए उनसे समोसे मांगने की कोशिश करती हूँ। बड़ी बहन ऐसा कहकर समोसे वाले के पास जाती है और उनसे समोसे मांगती है। भाई साहब, मेरी बहन बहुत भूखी है, उन्हें खाने के लिए थोड़े से समोसे दे दो। बोलो कितने समोसे चाहिए? हम 5 हैं, हम एक एक समोसा खा लेंगे। 5 समोसे के 50 रुपए हो गए। चलो जल्दी से पैसे निकालो और 5 समोसे ले जाओ। मेरे पास पैसे नहीं है। यहाँ क्या अपना मुंह दिखाने आई हो? मुफ्त का माल किसी को नहीं मिलता आज के दौर में। चलो जाओ यहाँ से। बड़ी बहन रोते हुए अपनी बहनों के पास जाती है। तभी समोसे वाले के दिमाग में एक ख्याल आता है और कहता है, सुनो, तुम पांचों जरा यहाँ आओ। हाँ भाई साहब, बोलो। एक शर्त पर तुम पांचों को एक एक समोसा दूंगा। अगर तुम यहाँ रखे सारे बर्तन पानी में धो दोगी तो। अरे हाँ हाँ, यहाँ पर रखे, हम सारे बर्तन धो देंगे, बस आप हमें कुछ खाने को दे देना। रानी अभी बहुत छोटी थी, जिसकी वजह से उसकी चारों बहनें इससे काम नहीं करवाती थी। बाकी चारों जैसे ही ठंडे पानी में हाथ डालती हैं, उनको पानी बहुत तेज ठंडा लगता है। पानी कितना ठंडा है। अगर खाना खाना है तो काम तो करना ही होगा। आप ही, मैं आपकी मदद करवाऊं क्या? नहीं, तुम दूर ही खड़ी रहो, पानी बहुत ठंडा है, तुम्हें सर्दी लग सकती है। चारों बहनें जैसे तैसे करके खाना खाने के लिए सारे बर्तन धोती है, जिसके बाद समोसे वाला भाई उनको 5 समोसे देता है। आहा, गरम गरम समोसे खाने में कितना अच्छा लग रहा है। आपको याद है माँ हमारे लिए कैसे समोसे बनाया करती थी? मुझे सब याद है। और हमारे बाबा समोसे की चटनी लेकर आया करते थे। अरे ये क्या, मेरी पांचों बेटियां और उनकी माँ कहाँ गई? तभी पीछे से उनकी माँ और उनकी पांचों बेटियां जोर से चल पड़ती। ओहो, तुमने तो मुझे डरा दिया। आज ही मुझे हार्ट अटैक आ जाता। आप भी ना कैसी बातें कर रहे हैं? आपको हमने समोसे की चटनी लेने के लिए भेजा था, लेकर आए भी हैं कि नहीं? समोसे तुम्हें खाने होते हैं और ठंड में चटनी मुझे लानी पड़ती है। तुम्हारा भी कुछ नहीं हो सकता। मैं सबके लिए चटनी लेकर आया हूँ, ये लो। पूरा खानदान एक साथ बैठकर ठंड में समोसे के साथ चटनी खाकर ठंड के मजे ले रहा होता है। कुछ दिन बाद ही वो मनहूस हादसा जिसमें हमारे माँ बाप अल्लाह को प्यारे हो गए। अगर आज वो हमारे साथ होते तो हमें यूं दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ती। बिल्कुल सही कहा ज़ैनब, आप ही बहुत देर हो गई है, अब हमें जल्दी से घर पहुंचना चाहिए। पांचों बहनें जैसे जैसे करके ठंड में अपने घर पहुंच जाती हैं, जहां उनका घर भी हर जगह से टूटा फूटा होता था और ऊपर से घर के अंदर बहुत ही तेज ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। आप ही, खिड़कियों से बहुत ही ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही है, बहुत सर्दी लग रही है। हाँ, छत पर से भी बहुत ही ठंडी हवा आ रही है। हमारे पास अभी और कोई चारा भी तो नहीं है, चलो इस कंबल को ओढ़कर सो जाओ। कंबल भी फटा हुआ था जिसके अंदर से हवा आ रही थी। तभी बहुत तेज ठंडी ठंडी आंधी चल रही होती है। इतने में उसके छत का एक हिस्सा उड़कर बाहर गिर जाता है और एक ईंट बेचारी रानी के सर पर जा गिरती है। उसके सर से बहुत खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। ये क्या, रानी के सर पर तो ईंट गिर गई। देखो ना आप ही, रानी के सर से कितना खून निकल रहा है। इस वक्त तो कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा, ऊपर से बाहर आंधी और तूफान चल रहा है। तभी बड़ी बहन की नजर उसकी माँ की पुरानी साड़ी पर पड़ती है। वो उस साड़ी में से एक कतरा फाड़ कर अपनी बहन रानी के सर पर बांध लेती हैं, जिससे खून रुक जाता है। आंधी बहुत तेज है और मकान कच्चा, हमें जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि कोई और नुकसान हो जाए।
बड़ी बहन ऐसा कहकर अपनी चारों बहनों को घर से बाहर ले आती है और तब ही पूरा घर इधर उधर चारों तरफ से गिर जाता है। आयशा अपनी बड़ी बहन से कहती है, आज तो आपने हमारी जान बचा ली। आप नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? बहुत ठंड लग रही है। बेचारी बहनों के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था और ना ही कोई सहारा, जिसके पास वो चलते और पूरी रात एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। अब उन्हें अपना गुजारा करने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था। सुबह होते ही वो पांचों काम ढूंढने के लिए निकल पड़ती हैं। हमें काम दे दीजिए, हम आपके घर की सारी सफाई कर दिया करेंगे। यहाँ पर कोई काम वाम नहीं है तुम्हारे लिए। हम बच्चों से काम नहीं करवाते। हर कोई बच्चा कहकर उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया करता था। तभी उन्हें कुछ दूरी पर कुछ लोग ठंड में ईंट बनाते हुए दिखाई देते हैं। जरा वहां देखो, वहां पर ईंट बनाने का काम चल रहा है। क्यों ना हम भी वहां ईंट बनाने का कोई काम कर ले। बड़ी बहन अपनी पांचों बहनों के साथ काम करने के लिए ठेकेदार के पास जाती है। बड़ी बहन ठेकेदार से कहती है, हम पांचों बहनें यतीम हैं। अगर आप हमें काम दे दें तो हम अपना रोजाना के खाने का खर्चा निकाल दिया करेंगे। अरे तुम पांचों बहुत छोटी हो, तुम्हें यहाँ काम नहीं मिल सकता। ठेकेदार मुझे काम दे दीजिए, मैं तो 18 की हो चुकी हूँ। ठेकेदार सोनाली को ईंट बनाने का काम दे देता है। इसके बाद सोनाली ईंट बनाने का काम करती है। सारा दिन वो ठंड में बैठकर ईंट बनाती है और शाम को उसे उसकी मेहनत के पैसे दे दिए जाते हैं। काम तो तुम ठीक कर ही लेती हो, बस थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दो ताकि जल्दी जल्दी काम हो। ये ले तेरी मेहनत के पैसे। पैसे देखते ही बड़ी बहन बहुत खुश होती है। पहली बार मेहनत करके पैसे अपने हाथ में देखकर उसे बहुत खुशी होती है। वो इन पैसों से अपनी पांचों बहनों के लिए खाने का बंदोबस्त करती है और इसी दौरान वो ईंट बनाने का काम भी करती रहती है। लेकिन दरख्त के नीचे सोने की वजह से उन पांचों बहनों को बहुत तेज ठंड लग जाती है। आपी, हम और कितने दिन इस तरह ठंड में इस दरख्त के नीचे बैठे रहेंगे? बहुत ठंड लगती है यहाँ। मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं किराए का मकान खरीद सकूं, लेकिन अब मैं ईंट बनाना सीख गई हूँ। क्यों ना मैं ईंट बनाकर खुद के लिए ईंट का घर बनाऊं? हाँ आपी, इसमें हम चारों बहनें आपका साथ देंगी। फिर उसके बाद पांचों बहनें मिलकर ईंट बनाने का काम शुरू कर देती हैं और ईंट बना बनाकर वो अपने पूरे घर को तैयार कर लेती है। पहले वो चारों दीवार खड़ी करती है और पांच बहनें मिलकर घर की छत बनाती हैं। घर पूरी तरह बन जाता है। हानिया, जरा देखो हमारी ईंटों का पक्का घर कितना प्यारा लग रहा है। अब आंधी तूफान में इस घर का कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें तो मुझे ठंड भी नहीं लग रही। ये हम सब पांचों बहनों की मेहनत का फल है। इस दिन वो पांचों बहनें बहुत खुश होती हैं। वहीं गांव के सभी लोग उनका ईंटों का घर देखकर हैरान रह जाते हैं। जहाँ तो ना उनके पास ढंग की नौकरी थी और ना ही कोई सहारा था। गुजारा करने के लिए वहाँ इन बहनों ने एक होकर अपने लिए ईंटों का घर बनाया था, जिसके बनते ही गांव के कुछ लोग उन्हें सस्ते दामों ईंट बनाने का ऑर्डर देते हैं। अरे बेटियों, तुमने तो बहुत अच्छा ईंटों का घर बनाया है। ठेकेदार तो इतनी सारी ईंट बनाने के लिए बहुत सारे पैसे ले लेता है। उसके पास एक ईंट 15 रुपए की है। अगर हम तुम्हें एक ईंट पर 10 रुपए दे देंगे तो क्या तुम हमारे लिए भी ईंट बना दोगी? नेकी और पूछ पूछ, जब मेरा इतना अच्छा फायदा होगा तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। मैं आपके लिए ईंट जरूर बनाऊंगी। फिर पांचों बहनें मिलकर ईंट बनाने का काम शुरू करती हैं, जिसके बनते ही वो इतना पैसा कमाती है जितना उनसे खाया भी नहीं जाता और घर की जरूरतें भी पूरी हो जाती हैं। और देखते ही देखते बड़ी बहन और ज़ैनब अपनी तीनों बहनों की पढ़ाई पर पैसा लगाती है और उन्हें पढ़ा लिखा कर डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर बना देती है और उनका ईंट बनाने का काम अच्छा खासा चलता है और अब वो अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगती है। जीनत बेगम के घर में हर रात एक ही शोर होता था, आज रात का खाना कौन पकाएगा। उनके दोनों बहुएं आयशा और फायजा काम से ऐसे भागती थी जैसे चूल्हे में आग नहीं बल्कि सांप बैठा हो। रात के 8 बज चुके थे। जीनत बेगम भूख से बेहाल बैठी थी। फायजा, इन्होंने ऊंची आवाज में पुकारा। फायजा अपने कमरे से निकली, हाथ में फोन लिए हुए। जी अम्मी, क्या खाना बन गया? आज तो आयशा की बारी थी ना। पता नहीं, जाके देख जरा। फायजा किचन में गई तो चूल्हा ठंडा, देगचियां खाली।
امی کچن میں تو کچھ بھی نہیں بنا، تو جا عائشہ کو بلا لا۔ عائشہ اپنے کمرے میں ہیڈ فون لگا کے ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ عائشہ بہو، ماں جی بلا رہی ہیں۔ ہاں ہاں آ رہی ہوں۔ کیا بات ہے امی؟ بیٹا آج تمہاری باری تھی نا کھانا پکانے کی، 8 بج گئے۔ امی کل میں نے بنایا تھا، آج فائزہ کی باری ہے۔ فائزہ فوراً بولی، امی میں نے صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا کھانا بنایا تھا، اب تو میں نہیں اٹھ رہی۔ ہر روز یہی لڑائی نہیں چل سکتی۔ زینت بیگم نے گہری سانس لی۔ اب کھانا بنانے کے لیے نیا قانون بنانا پڑے گا کیا؟ آخر کار فیصلہ ہوا کہ فائزہ اپنے شوہر حمزہ کو فون کرے، حمزہ گھر آتے ہوئے کھانا لیتے آنا، سب کے لیے کچھ بھی لے آؤ۔ ٹھیک ہے مگر تھوڑا لیٹ ہو جاؤں گا۔ رات 10 بجے حمزہ آیا تو سب کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ زینت بیگم نے فوراً پیکٹ کھولا، اب انتظار نہیں ہوتا۔ سب نے جلدی جلدی کھانا کھایا اور سونے چلے گئے۔ اگلے دن عائشہ نے ناشتہ اور دوپہر کا کھانا بنایا۔ شام کو فائزہ نے سوچا اب میری باری ہے، مگر میرا تو پسندیدہ شو آنے والا ہے۔ اس نے جلدی سے انگلی پر پٹی باندھی اور اس پر لال رنگ لگا دیا۔ کیا ہوا فائزہ؟ عائشہ نے پوچھا۔ دروازے میں انگلی آ گئی تھی، بہت درد ہے۔ تم بنا دو نا آج۔ کل میں نے پورا دن کچن میں گزارا۔ اتنے میں حمزہ کا فون آیا، عائشہ کچھ دوست آ رہے ہیں، ذرا اچھا سا کھانا بنانا۔ کیا آج ہی کے دن؟ عائشہ نے دانت پیسے مگر پکانا پڑا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو فائزہ کچن میں آئی۔ واہ خوشبو تو ریسٹورنٹ جیسی ہے، تھوڑا حلوہ دے دو نا۔ ہاتھ مت لگاؤ، پہلے مہمان کھائیں گے۔ رات کو جب مہمان آئے تو سب نے تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ بہت لذیذ کھانا بنایا بہو جی۔ زینت بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی مگر اندر اندر وہ تھک چکی تھی۔ اگلی صبح انہوں نے اعلان کیا، بس اب نوکروں والی رکھ لو، میں یہ روز روز کی جھک جھک نہیں سن سکتی۔ چند دن بعد انہوں نے ایک باورچن رکھی، شکیلہ۔ پہلے دن ہی 2 گھنٹے لیٹ آئی۔ بی بی جی میرا بچہ بیمار تھا، کل سے وقت پر آؤں گی، مگر اگلے دن پھر لیٹ، پھر ایڈوانس مانگ لیا۔ 15 دن میں 15 دن غائب رہی۔ گھر میں دوبارہ جھگڑے شروع۔ آخر کار زینت بیگم نے اپنے دونوں بیٹوں کو بٹھا کر کہا، اب یا تو تم لوگ فیصلہ کرو یا میں خود کروں گی۔ اس شام حمزہ اور عدیل دونوں جلدی گھر آ گئے۔ امی آج ہم کھانا پکائیں گے۔ بیٹا تم دفتر سے تھکے ہوئے آتے ہو، کیوں تکلیف اٹھاؤ گے؟ امی ہم سب کا فرض ہے، آپ آرام کریں۔ یہ سن کر دونوں بہویں شرمندہ ہو گئیں۔ امی اب ہم خود کچن سنبھالیں گے، آپ بس دعا کریں۔ اس دن کے بعد عائشہ اور فائزہ نے مل کر رات کا کھانا بنانا شروع کر دیا۔ گھر میں دوبارہ سکون اور خوشبو دونوں لوٹ آئے۔